व्यूअर्स, पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम लेके आ गए हैं आज का ये Q&A जो कि है CGQA 19, जिसमें हम कवर करेंगे पिछले पेंडिंग क्वेश्चंस को, यानी कि CGQA 18 से पहले पूछे गए क्वेश्चंस को। ध्यान दें, CGQA 18 और आज के इस Q&A वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे CGQA 20 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी कमेंट्स और क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, आप जरूर उनके रिप्लाई एक बार चेक किया कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी कोशिश करता हूं सभी को रिप्लाईज देने की। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आपको वही मिल गई हो, या फिर आपका क्वेश्चन Q&A वीडियोस में क्यों नहीं लिया गया, इसके पीछे का रीज़न आपको वहाँ पे बताया गया हो, या फिर और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप ज़रूर रिप्लाईज को चेक करना एक प्रैक्टिस बना लीजिए। और जो भी कॉस्ट और वैल्यू मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो कलेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि किस प्राइस पे आप सभी को ऐसे सिक्के अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए डीलर से मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं और वो Q&A वीडियोस में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। ये सभी रूल्स आपको हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे, तो इन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A जो कि है CGQA 19। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है साई कुमार जी ने। ये पूछते हैं कि विक्टोरिया क्वीन और विक्टोरिया एम्प्रेस अगर एक ही पर्सनालिटी है, तो इन पे दो अलग अलग टाइप के सिक्के जारी क्यों किए जाते हैं, जिसमें एक में नज़र आता है विक्टोरिया क्वीन और दूसरे में नज़र आता है विक्टोरिया एम्प्रेस। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो साई, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, तो इस पर मैंने भी थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च किया, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि विक्टोरिया क्वीन और विक्टोरिया एम्प्रेस दोनों एक ही हैं। अब हुआ क्या, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी तो सारी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थी। तो उस टाइम जो ब्रिटिश मोनार्क्स थे जो इंग्लैंड में रूल कर रहे थे, जैसे कि 1835 में किंग विलियम IV, फिर उसके बाद विक्टोरिया क्वीन, तो उस टाइम जारी किए गए सिक्कों में आपको नज़र आता है सिर्फ किंग या क्वीन, क्योंकि एक्चुअल में इंडिया उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। फिर इसके बाद जो पावर्स हैं वो ट्रांसफ़र हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि विक्टोरिया क्वीन को। इसलिए आप देखेंगे तो 1862 के बाद जारी किए गए सिक्कों में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इन सिक्कों में आपको नजर आती है विक्टोरिया क्वीन। तो ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि 1876 में जाके एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था रॉयल टाइटल्स एक्ट। अब इस एक्ट के तहत ऑफिशियली विक्टोरिया क्वीन को घोषित किया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इसलिए अगर आप देखेंगे तो 1877 से 1901 के बीच जारी किए गए जो भी विक्टोरिया के सिक्के हैं उसमें आपको नज़र आता है विक्टोरिया एम्प्रेस। और इसी एक्ट के तहत इसके बाद जारी किए गए सिक्कों में जो भी किंग नज़र आते हैं उनमें आपको एम्परर लिखा देखने को भी ज़रूर मिलता है। तो आई होप साई आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MD खान जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1941 में जारी किया गया किंग जॉर्ज VI का 1/4 आना कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो MD खान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1941 में जारी किया गया किंग जॉर्ज VI का ये जो 1/4 आना कॉइन है, ये जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। अब आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आपका ये जो सिक्का है ये कौन सी मिंट से जारी किया गया सिक्का है, तो मैं दोनों ही मिंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और उनकी फाइन कंडीशन में वैल्यू है लगभग 50 रुपये के करीब। लेकिन जो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया 1/4 आना कॉइन है वो किंग जॉर्ज VI का सबसे रेयर 1/4 आना कॉइन है और फाइन कंडीशन में ही उसकी वैल्यू है लगभग 1000 रुपये के करीब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विवेक भूषण जी ने।
इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है अपने सिक्के से रिलेटेड, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसकी इमेजेस इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये बताते हैं कि इन्होंने चिल्लर ज्ञान का एक वीडियो देखा था 5 रुपए के दांडी मार्च के सिक्कों पे। तो ये बताते हैं कि इनके पास भी एक ऐसा ही सिक्का है, लेकिन उसके ओवर साइड में फ्लावरी पैटर्न नहीं है, उसका प्लेन रिम है, और ये बताते हैं कि उसका वेट 6 ग्राम है और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट भी होता है। लेकिन ये कहते हैं कि उसकी जो अपीयरेंस है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों जैसी नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रस्ट लगा है और स्टील के जो सिक्के होते हैं उस पर रस्ट नहीं लगता। तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विवेक जी आपके इस सिक्के को थोड़ा सा टेक्निकली एनालाइज करते हैं और आपके दिए हुए फैक्ट्स के बेसिस पे ही इसे समझते हैं। तो आपने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर किए हैं। सबसे पहला तो ये कि आपका ये जो सिक्का है ये 6 ग्राम का सिक्का है। दूसरा, इसके ओवर साइड में फ्लावरी पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। और तीसरा ये कि ये सिक्का मैग्नेट से अट्रैक्ट भी होता है। तो इन तीनों फैक्ट से ये बात तो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कॉपर निकल का दांडी मार्च का 5 रुपए का सिक्का नहीं है, क्योंकि कॉपर निकल के सिक्के 9 ग्राम के सिक्के होते हैं, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं और उनके ओवर साइड में फ्लावरी पैटर्न भी देखने को मिलता है। ये सभी जो फीचर्स हैं ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि आपका ये जो सिक्का है ये देखने में स्टील का सिक्का नहीं लग रहा है और इसमें थोड़ी सी रस्ट भी है। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे जो पॉसिबल रीजन हो सकता है उसके पहले आपको समझना पड़ेगा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का मेटल कॉम्पोजिशन। जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के होते हैं उनका मेटल कॉम्पोजिशन होता है 83% आयरन और 17% क्रोमियम। जो क्रोमियम मेटल है वो इसलिए डाला जाता है ताकि आयरन इतना जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, यानी कि वो रस्ट फॉर्म ना करे। तो इस बेसिस पे कहीं ना कहीं हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका ये जो सिक्का है इसमें क्रोमियम का परसेंटेज काफ़ी कम है और आयरन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से इस सिक्के में थोड़ी सी रस्ट जैसी अपीयरेंस भी आ रही है। तो इन सभी फैक्ट्स के बेसिस पे मेरा एनालिसिस कुछ ऐसा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विजय जी ने। ये पूछते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन की 125th एनिवर्सरी पे जारी किया गया जो 10 रुपए का स्मारक सिक्का है उसकी यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो विजय जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में जारी किए गए डॉक्टर एस राधाकृष्णन के ये जो 10 रुपए के सिक्के हैं ये जारी किए गए थे मुंबई, हैदराबाद और कैलकाटा मिंट से। मुंबई और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, तो इनकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में लगभग 15 से 20 रुपए के करीब है। लेकिन जो कैलकाटा मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 150 रुपए के करीब फॉर यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वैल्यू इज एवरीथिंग नाम के एक प्रोफाइल ने। ये जानना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जो कमेमोरेटिव कॉइन सेट है जिसमें ये प्रूफ सेट की बात कर रहे हैं जो कि 1964 में जारी किया गया था, तो इसका आज की डेट में क्या कॉस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेहरू जी का ये जो प्रूफ सेट है ये इंडिया का फर्स्ट कमेमोरेटिव कॉइन प्रूफ सेट है। लेकिन यहाँ पे आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आपके पास कौन सा वाला प्रूफ सेट है, क्योंकि ये नज़र आए थे 3 डिफरेंट फॉर्म्स में। सबसे पहला जो प्रूफ सेट था उसमें नज़र आए 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के, दूसरे सेट में नज़र आया सिंगल कॉइन 1 रुपी सेट और तीसरे कॉइन में नज़र आया सिंगल कॉइन 50 पैसे का सेट। तो मैं आपको 2 कॉइन प्रूफ सेट का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस बता देता हूँ आज की डेट में, वो है लगभग 50,000 से 60,000 रुपये के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंद्रमणि शर्मा जी ने। ये पूछते हैं कि किंग जॉर्ज 5 का 1 क्वार्टर आना जो कि 1936 में जारी किया गया था कैलकाटा मिंट से, क्या ये रेयर सिक्का है, क्या इसे प्रिजर्व करना चाहिए। तो चंद्रमणि जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किंग जॉर्ज 5 का ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है जो कि 1936 में जारी किया गया था, ये किंग जॉर्ज 5 के आखिरी क्वार्टर आना कॉइन्स में से एक है, क्योंकि 1936 में ही किंग जॉर्ज 5 का देहांत हो गया था और इसके बाद इनके कोई भी सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं। ये 1 क्वार्टर आना कॉइन्स जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, तो प्रिजर्व तो ये सिक्के करने ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ये सिक्का काफ़ी अच्छी कंडीशन में है तो और अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियंका खरे जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास रविंद्रनाथ टैगोर का 5 रुपये का एक सिक्का है जिसका जो एज है वो है प्लेन एज, जबकि जो दूसरे ऐसे ही सिक्के हैं उनमें नज़र आता है रीडेड एज। तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के का आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इस सिक्के में ऐसा क्यों है। आपने सिर्फ एज पे गौर किया, अगर आप सिक्के को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस सिक्के में थोड़ा सा शिफ्ट भी नज़र आएगा। हालांकि ये ऑफ सेंटर नहीं है, इसे हम कहते हैं मैड एरर, यानी कि मिस अलाइन डाई एरर, जिस वजह से ये जो सिक्का है इसमें आपको काफ़ी प्लेन एज देखने को मिल रहा है।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा एंड में ये आपको रीडिट भी देखने को मिल रहा है। तो ये सभी इस मैड एरर होने की वजह से ही है। इस कंडीशन में इस सिक्के की एरर कॉइन कलेक्टर्स में वैल्यू होनी चाहिए लगभग 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोमनाथ दास ने, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 1958 में जारी किया गया 5 पैसे का सिक्का है, जिसमें लिखा गया है रुपए का 20वां भाग 5 नए पैसे, जो कि कॉपर निकल मेटल से बना था। तो ये जानना चाहते हैं इस सिक्के के बारे में। तो सोमनाथ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 पैसों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ईयर 1957 से। तो 1958 के इन 5 पैसे के सिक्कों को आप कह सकते हैं सेकंड 5 पैसे डेफिनेटिव कॉइन्स। कॉपर निकल मेटल के ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। बॉम्बे मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में उनकी वैल्यू होगी लगभग 30 रुपए के करीब। और जो कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए फॉर यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मयूर कदम जी ने, जो कि मुंबई से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 1938 और 1939 में जारी किए गए हाफ रुपी सिल्वर कॉइन्स हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं। 1938 के इनके पास बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं और 1939 के कैलकाटा मिंट के। तो मयूर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1938 के जो हाफ रुपी सिल्वर कॉइन्स हैं वो जारी किए गए थे केवल बॉम्बे मिंट से, और जैसा कि आपके पास भी बॉम्बे मिंट से जारी किया गया 1938 का ये सिक्का है। लेकिन यहीं अगर हम 1939 के सिक्कों की बात करें तो वो जारी किए गए बॉम्बे और कैलकाटा दोनों मिंट से। दोनों ही ईयर के ये हाफ रुपी कॉइन्स फुल सिल्वर कॉइन्स हैं, लेकिन जो 1939 के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों की वैल्यू है लगभग 500 से 700 रुपए के बीच। लेकिन यहीं अगर हम 1938 के हाफ रुपी कॉइन की बात करें वो कम देखने को मिलता है, इसलिए वो स्केर्स कैटेगरी में आता है। उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 800 से 1200 रुपए के बीच फ्रॉम फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सौम्या परवीन जी ने। ये पूछते हैं कि 3 पैसे के सिक्कों में सबसे रेयर 3 पैसे का कौन सा सिक्का है। तो सौम्या, मैं आपको बताना चाहूँगा 3 पैसे के जो सिक्के हैं वो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए नज़र आए। वो नज़र आए 1964 से 1971 के बीच। इस दौरान जारी किए गए 3 पैसे के सिक्कों में कोई भी सिक्का रेयर कैटेगरी में तो नहीं आता है, लेकिन कुछ सिक्के हैं जो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। और एज पर माई नॉलेज इन सभी स्केर्स सिक्कों में सबसे कम दिखने वाला 3 पैसे का सिक्का है 1966 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 3 पैसे का सिक्का। सबसे खास बात जो इस सिक्के की है वो ये है कि इस सिक्के में मिंट मार्क 5 पॉइंटेड स्टार शेप नहीं होता है। इसमें जो मिंट मार्क होता है वो होता है डॉट इन डायमंड। तो यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 150 रुपए के करीब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुभाष कुमार जी ने, जो कि कोलकाता से हैं। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज शेयर की है जो है 1 रुपी कॉइन ऑफ 1985, जो कि कैलकाटा मिंट से जारी किया गया था। तो ये कहते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉइन है। इस सिक्के में कुछ बहुत से मिंट मार्क प्रिंट हुए हैं, तो ये इस प्रिंट और इस सिक्के के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुभाष, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्रिंट है ये कोई मिंट मार्क्स नहीं है। अगर आप ध्यान से इस 1 रुपये के सिक्के को देखेंगे तो सिक्के का जो रिवर्स साइड है उसमें आपको कॉन्स नज़र आते हैं। तो कॉन्स की जो टिप है उसकी सिक्के के रिवर्स साइड में मिरर इमेज आपको थोड़ी सी देखने को मिल रही है। ये एक टाइप का मिंट एरर है जिसे हम कहते हैं डाई क्लैश एरर। इसे हम घोस्ट एरर भी कहते हैं, जैसा कि ये घोस्ट टाइप अपीयरेंस आपको दे रहा है। तो आपका ये 1 रुपये का सिक्का घोस्ट एरर कैटेगरी का 1 रुपी एरर कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुभाष प्रसाद जी ने, जो कि पटना से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास एक 5 रुपये का कॉपर निकल का सिक्का है जो कि 2001 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था। तो ये बताते हैं कि इसका वेट नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है 9.4 ग्राम, और इसका जो एज है वो प्लेन या स्मूथ एज है। तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुभाष जी, आपका ये जो 5 रुपये का सिक्का है ये भी एक टाइप का एरर कॉइन है। अगर आप अपने सिक्के के रिवर्स साइड को ध्यान से देखेंगे तो टॉप में और बॉटम में आपको रिम की अलाइनमेंट थोड़ी सी बिगड़ी हुई नजर आएगी। हालांकि सिक्के के ओवर्ड साइड में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके इस सिक्के में भी मिस अलाइन डाई एरर है, यानी कि मैड एरर है, और इसी वजह से सिक्के में आपको प्लेन एज भी देखने को मिल रहा है। तो एज पर माई नॉलेज इस कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू लगभग 30 रुपए के करीब होनी चाहिए। तो इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हुए आप सभी के पूछे गए सवालों के जवाब, और CGQA 18 और CGQA 19 में हमने पूरी कोशिश की आपके सभी सवालों के जवाब देने की। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा।
और हमेशा की तरह आपसे कहूंगा कि हमारे दूसरे चैनल मियां मिट्टू को जरूर चेक करें और सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन पे आप सभी को दे रखा है, जहां पे हम आप सभी के साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करते हैं। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे आप सभी के सवालों के जवाब, आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन क्वेश्चंस के जवाब बाकी व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो, सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।